Assalamu alaikum everyone. This is Umar Farooq and I welcome you all again in my YouTube channel. जैसा कि आप जानते हैं कि प्रीवियस वीडियो में हमने एक वीडियो अपलोड किया था दैट वाज रिगार्डिंग 2020 जो एंट्रेंस पेपर था वो सॉल्वर्ड थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। नाउ थोड़ा सा स्टूडेंट्स के डिमांड पे अब 2022 का ये पेपर है, आप देख पा रहे हैं 2022 का जो एंट्रेंस हुआ था उन्हीं का ये पेपर है और आज मैंने इसको सॉल्व करके लाया आपके सामने, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करेंगे जहाँ जहाँ हमें लगे। सो आई होप कि आपकी प्रिपरेशन अप टू मार्क है एंड आई होप कि इंशाल्लाह आप सब लोगों की सिलेक्शन हो जाए। So let me start with the first question, that is, Karl Marx believed that there is an inherent relationship between labor and human nature and thought that this relation is perverted by capitalism. He called this perverted relation as। देखो सबसे इम्पॉर्टेंट बात अगर हम इस क्वेश्चन में देखेंगे वो है कि आप इसको कैसे निकालेंगे अगर किसी को नहीं भी पता होगी। सो हेयर इज़ द मेथड ऑफ एलिमिनेशन जहाँ पे आप इस क्वेश्चन को आराम से कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल ऑप्शन में दिया गया है दैट इज़ डायलेक्टिकल मेथड। यू ऑल नो दैट इसमें कॉन्सेप्ट होता है थीसिस, एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस। तो सेकंड है कोमोडिफिकेशन एंड थर्ड इज सरप्लस वैल्यू। सो सरप्लस वैल्यू होता है कि जब हमें कोई चीज़ फॉर एग्जांपल एक चीज़ को बनाने में हमें 10 रुपये लगी हो, दैट इज़ कॉल्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जब आपको वहाँ भेजने के बाद आपको 15 रुपीज़ मिलती हैं और वो 3 रुपया जो आपको एक्स्ट्रा मिली दैट इज़ कॉल्ड एज सरप्लस। तो वहाँ इसमें कुछ सरप्लस का कॉन्सेप्ट नहीं है डेफिनेशन में, डायलेक्टिकल मेथड भी नहीं है, कोमोडिफिकेशन भी नहीं है। सो वी कैन से दैट द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज एलिनेशन। ठीक है ना। अब मैं आपको यहाँ पे ये चारों टर्म्स एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। फॉर एग्जांपल वी हैव डायलेक्टिकल मेथड। आपको पता होनी चाहिए कि कार्ल मार्क्स ने एक कॉन्सेप्ट दैट इज़ कॉल्ड हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म डिराइव किया है फ्रॉम हेगल, दैट इज़ हिस्टोरिकल आइडियलिज्म। तो कार्ल मार्क्स इस हिस्टोरिकल मेथड को एक्सप्लेन करने के लिए एक जगह डायलेक्टिकल मेथड का यूज़ करते हैं। वो कहते हैं कि डायलेक्टिक्स मीन्स स्टडी ऑफ अपोजिशंस। फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि सोसाइटी में जो चेंजेस आती है सोसाइटीज़ में फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर स्टेज, जैसे कि सोसाइटी चेंज हुई है फ्रॉम प्रिमिटिव कम्युनिज्म, वी हैव एंशंट, वी हैव स्लेवरी, वी हैव फ्यूडलिज्म, वी हैव कैपिटलिज्म। ठीक, तो ये चेंज कैसे आती है सोसाइटी में, तो वो इस चेंज को सपोर्ट करते हैं थ्रू डायलेक्टिकल मेथड। वो कहते हैं कि डायलेक्टिकल मेथड कंप्राइज ऑफ थ्री थिंग्स, वी हैव थीसिस, वी हैव एंटीथीसिस एंड वी हैव सिंथेसिस। ठीक, आप समझो फॉर एग्जांपल कैपिटलिज्म है, ठीक, इसमें है वी हैव प्रोलेटरेट्स एंड बुर्गिया। सो दिस सिस्टम इज कॉल्ड थीसिस, जो चलता रहता है, जो सोसाइटी में होता है। अब इसके खिलाफ कोई रिएक्शंस उठती है दैट आर कॉल्ड एज एंटीथीसिस, और जब ये रिएक्शन जब उठते हैं इस सिस्टम के खिलाफ फिर एक सोल्यूशन निकलता है एंड दैट सोल्यूशन इज कॉल्ड सिंथेसिस। वैसे प्रिमिटिव कम्युनिज्म में कोई मसला हुआ था, फिर यहाँ से एंटीथीसिस उठी, फिर सोल्यूशन निकला, नया स्टेज आया। सो दिस इज कॉल्ड डायलेक्टिकल मेथड एंड इट इज़ गिवन बाय कार्ल मार्क्स। सरप्लस वैल्यू तो मैंने आपको बताया। एलिनेशन मीन्स इस्ट्रेंजमेंट, जब एक इंसान को लगे कि मैं इस सिस्टम का पार्ट नहीं हूँ, वो एलिनेट होता है फ्रॉम दैट वेरी सिस्टम, द प्रोसेस कॉल्ड एज एलिनेशन। ठीक, अब आगे पढ़ेंगे जहाँ जहाँ मुझे लगेगा कि एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, आई विल बी गिविंग एक्सप्लेनेशन। For example, we have question number second, a complete list of all the members units, ठीक है ना, of the population from which each sampling unit is selected is known as। ठीक, so therefore आपको ये पता होनी चाहिए कि यहाँ पर लिखा है complete list, और जहाँ पे भी complete list आएगा that is फ्रेम। सिंपली आप यहाँ से इस कीवर्ड से आप इसको निकाल सकते थे। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग वो सैम्पलिंग होती है जहाँ पे हर एक यूनिट को इक्वल चांसेस होते हैं सिलेक्ट होने के। नॉन प्रोबेबिलिटी होती है अपोजिट, जहाँ पे इक्वल चांसेस नहीं होते हैं। एंड वी हैव सैम्पलिंग फ्रेम, और सैम्पलिंग साइज होता है कि कितना बड़ा आपका सैंपल होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको 100 एक सोसाइटी में जाना है, वहाँ पे 100 लोग हैं, दूसरी सोसाइटी में जाना है, वहाँ पे 50 लोग हैं, तो 100 वाली सोसाइटी में आप ज़्यादा लोग लोगे और 50 वाली सोसाइटी में कम। सो वहाँ पे सैम्पलिंग
साइज ज़्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा. सो द सैम्पलिंग साइज में बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ यूनिट्स यू आर टेकिंग इन ए सैंपल. ठीक. We have question number 3, that is cluster sampling is which type of sampling method? It is probability. ठीक है ना. सो आपको एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन एक बन सकता है इस बार 2023 में जो होने वाला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, पहले आपको सैम्पलिंग कंफर्म होनी पता होनी चाहिए, उसके बाद टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में कौन कौन आता है और नॉन प्रोबेबिलिटी में कौन कौन आता है. नॉन प्रोबेबिलिटी में स्नोबॉल एक इम्पॉर्टेंट सैम्पलिंग है, उसको पढ़ के जाएं. Well, question number 6, the structural functional approach to Indian society is given by M.N. Srinivas. डायरेक्टली सिलेबस से आया है क्वेश्चन, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ आप प्लीज़ सिलेबस को अच्छे से पढ़ेगा. देन वी हैव NRHM स्कीम आई है, ठीक ना, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन. द स्टेट ऑफ सीवियर डिप्रिवेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स है ना, ठीक. नीड्स, ह्यूमन नीड्स इज ऑल्सो नोन एज, देखो बेटा, वी हैव दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट पॉवर्टी, वी हैव रिलेटिव पॉवर्टी, वी हैव सिचुएशनल पॉवर्टी, वी हैव जनरेशनल पॉवर्टी. मेरी एक सजेशन रहेगी आप इन टर्म्स को गूगल करो, ठीक. बट आपके लिए मैं यहाँ पे दो एक्सप्लेन करूँगा, दैट इज़ व्हाट इज़ एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड व्हाट इज़ रिलेटिव पॉवर्टी. एब्सोल्यूट पॉवर्टी वो पॉवर्टी होती है जिसमें एक इंसान को बेसिक नेसेसिटीज़ भी ना हो. फॉर एग्जांपल रोटी, कपड़ा और मकान, जिसको ये तीन चीज़ें भी ना हो, हम कहते हैं वो एब्सोल्यूट पुअर है, ठीक. एंड रिलेटिव पुअर होता है जब एक इंसान दूसरे इंसान के नज़र में या पर्सपेक्ट दूसरे इंसान के हिसाब से गरीब होता है. फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास साइकिल है, दूसरे बंदे के पास गाड़ी है, सो आई एम रिलेटिवली पुअर देन दैट वेरी पर्सन, ठीक. सिचुएशनल देखना और जनरेशनल देखना, ठीक. सो देन क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चनर कैन बी यूज्ड विद लिटरेट्स ओनली, ठीक है, क्योंकि ये वो एक मेथड होता है जिसमें हम रिटर्न, ये एक मतलब पेज पे क्वेश्चन लिखे होते हैं, तो ऑब्वियसली जिसने पढ़ा होगा वही इसको कर पाएगा, ठीक. क्वेश्चन नंबर यहाँ से है 9, द मोस्ट रिजिड फॉर्म ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन इज कास्ट सिस्टम. सिंपल क्वेश्चन है, छोड़ो. अकॉर्डिंग टू सेंसस सिख पॉपुलेशन, तो मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट है और कि जो रिलीजियस कंपोजिशन है इसको आप पढ़ के जाओ. आपको याद रखना होगा हिंदूज कितने, मुस्लिम्स कितने, सिख्स कितने हैं, ठीक. डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट ये भी आता है, इसको पढ़ के जाना. वह क्वेश्चन नंबर 11, ए नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड ऑफन टू इम्प्लाई. सिंपल हाँ, स्नोबॉल सैम्पलिंग है इसको. क्वेश्चन नंबर 16 को आप अच्छे से देखो. वह क्वेश्चन नंबर 12, वह क्वेश्चन नंबर 13, ठीक. क्वेश्चन नंबर 14, और आप आराम से इन क्वेश्चंस को देख पा रहे होंगे. जहाँ पे मैंने बोला जहाँ पे ज़रूरत लगी आई विल बी टॉकिंग. फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन, द फैमिली इन विच अ पर्सन इज नॉट बॉर्न ऑन रेज, ठीक. एंड अ फैमिली दैट इज फॉर्मड थ्रू मैरिज. नाउ अगर ये फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन है तो इसके अपोजिट एक और फैमिली होती है, उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन, ठीक है ना, जहाँ पे इंसान ने जन्म दिया होता है, ठीक है. द न्यू सोशल साइंस दैट कॉमेट सोशल फिजिक्स ऑगस्ट कौन था, ठीक है, चलो इजी, सॉरी, हाँ हम यहाँ पे थे, फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन और न्यू सोशल साइंस, ठीक है. बहुत इजी पेपर था. स्यू जेनेरेसिस दुर्खीम का है, ठीक, बिल्कुल. मार्क्सिस हिस्टोरिक, ठीक है. गेमिनोशाफ्ट, गैसिलोशाफ्ट, बार बार आता है ये सवाल, अच्छे से पढ़ के जाओ, ठीक है. ऑस्कार लेविस ने बताया कल्चर ऑफ पोएट्री, ठीक है, इजी है. तो अगर आप इसको देख पा रहे होंगे, द कॉन्सेप्ट ऑफ लुकिंग ग्लास शेल्फ, सीएच कूली, कोई मसला नहीं. देखो मैनिफेस्ट एंड लेटेंट फैक्शन और के मर्टन का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. वो कहते हैं कि सोसाइटीज़ में कुछ चीज़ें होती हैं मैनिफेस्ट, कुछ होती है लेटेंट. मैनिफेस्ट फंक्शन होते हैं ऑब्जर्वर्ड, इंटेंडेड एंड कॉन्शियस फंक्शंस, वेल एज जो लेटेंट होती है वो होती है अनइंटेंडेड, जो अनकॉन्शियस होती हैं. फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ जेल. हम जेल या प्रिजन में एक इंसान को इसीलिए डालते हैं ताकि जो वो क्राइम करता है, जो वो डिसऑर्डर क्रिएट करता है वो ना हो जाए. सो दिस इज कॉल्ड मैनिफेस्ट फंक्शन. बट लेटेंट फंक्शन ऑफ जेल में भी जो हम क्रिमिनल्स को अंदर रख रहे होते हैं, क्या पता ये अंदर मिल के एक बड़ा गैंग तैयार कर सकते हैं. दिस इज कॉल्ड लेटेंट फंक्शन, जो हमें दिमाग में नहीं होती, ठीक है. आप इनको देख लीजिएगा.
एंडोगेमी, एक्सोगेमी, बहुत इजी पेपर था, इसलिए कट ऑफ भी ज़्यादा हुआ था। देखो हाँ, एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉजिटिव सेक्शन, रिवार्ड। तो आप एक चीज़ याद रखेंगे, वैल्यू, नॉर्म्स, रिवार्ड जब हम करते हैं ना बात, तो रिवार्ड के साथ एक की टर्म है दैट इज़ पुनिशमेंट, एंड रिवार्ड अटैच होते हैं सेक्शंस के साथ। ठीक, जो कोई इंसान अच्छा काम करता है उसको हम सेक्शंस में रिवार्ड देते हैं, और जो कोई बुरा काम करता है उसको हम पुनिश करते हैं। And the work Protestant Ethics Spirit of Capitalism, it is a book 1905 written by Max Weber। तो आप इसमें आराम से देखेंगे, इसमें कहते हैं कि हाउ प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। जो प्रोटेस्टेंट एक क्रिश्चियनिटी का सेक्ट है, ये देखा गया कि ये सारे लोग कैपिटलिज्म को फॉलो करते हैं। ठीक, तो इसने इन दोनों में एक आइडियल टाइप ड्रा किया कि उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, एंड फाइनली ही कंक्लूडेड दैट इट वाज एक्चुअली प्रोटेस्टेंट रिलीजन, जिसमें एक एथिक था कैपिटलिज्म को बढ़ावा देने के लिए। ठीक, सो आई होप दिस वाज ऑल अबाउट दिस पेपर। सो मैं एक बार और आराम से आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, तो आप फिर अपने हिसाब से इसको देख सकते हैं। बाकी जहाँ पर भी आपको कोई क्वेरी होगी, कोई क्वेश्चन होगा, तो आप प्लीज़ बताएगा। और हमारे यहाँ पे शाम को एक क्लास भी होती है एंट्रेंस वालों की, बहुत सारे बच्चे उसमें ज्वाइन करते हैं। अगर आपको भी ज्वाइन करना है, जूम पे होती है वो क्लासेस, तो प्लीज़ व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दी है नीचे, तो उस ग्रुप में आप ज्वाइन करेगा और अकॉर्डिंगली आपको वो अपडेट मिलेगा। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी, एंड आई होप कि आपकी सिलेक्शन ये प्रिपरेशन बहुत अच्छी जा रही होगी, एंड आई होप आप सबकी सिलेक्शन हो जाए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।